मोना जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मोना, आज विद्युत विभाग के निजीकरण का जो गंभीर विषय है, और मैं तो कहूँगी कि एक लाइलाज निजीकरण एक लाइलाज बीमारी बनती चली जाती। हर विभाग का निजीकरण कर देना, ये सरकार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेद नहीं कर पा रही। हर चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में घाटा है तो सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती। सरकार, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसमें बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसे विभाग हैं जिन पर जनता के लिए, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार लगातार विद्युत विभाग का जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को 5 जोन बनाकर निजी कंपनी को सौंपने का काम चल रहा है। इससे 42 जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावित होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा जिले इस निजीकरण से प्रभावित होंगे। मैं बहुत सारी बातें आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कह दी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगी। उससे संबद्ध करते हुए मैं कुछ चीज़ें का, माननीय आज नेता सदन बैठे हैं, मैं उनके सामने उन तथ्यों को ज़रूर लाना चाहूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेता सदन की मंशा प्रदेश की जनता को, खासकर गरीब किसान मजदूर को लाभ पहुँचाने की है, तकलीफ पहुँचाने की नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान अवश्य लें। परिषद ने नियमों का दरकिनार किया गया इस पूरे जो ये निजीकरण की व्यवस्था हो, और अगर कोई तथ्य इसमें नहीं ठीक है तो मैं, माननीय मंत्री जी भी है, माननीय नेता सदन भी है, वो ज़रूर इसको अपने वक्तव्य में ज़रूर बताएंगे। परिषद ने स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन के नियमों का भी उल्लंघन किया। दोनों नियमों की जो परिसंपत्तियां हैं वो लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर। केंद्र के नियमों के मुताबिक अधिग्रहण करने वाली कंपनी की माली हालत निगम की कुल परिसंपत्तियों के 30% होनी चाहिए। ऐसे में 5 बिजली नई कंपनियों के हर मालिक की हैसियत कम से कम 4800 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन प्रस्ताव में रिजर्व बिडिंग में शामिल होने वाली कंपनियों की माली हालत 2000 करोड़ रुपए रखी गई। आखिर इन नियमों में शिथिलता क्यों की गई? क्या वजह? और ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां, माइक ये सारी कंपनियां बड़ी कंपनियां, और क्यों उन कंपनियों को इस बिडिंग में मौका दिया गया जो इन नियमों में नहीं था? दूसरा, घाटे से निकालने की मंशा है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रदेश में अगर बिजली विभाग में घाटा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर हम उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, उन पर पड़ेगा। मंशा बिल्कुल सही है जिसलिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, पर मैं आपके सामने एक और तथ्य रखना चाहती हूँ। पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम का 1,15,000 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल बाकी, जो मेरी जानकारी, और घाटा लगभग 1 लाख करोड़ का है, ऐसा जानकारी दी गई। अगर ये बकाया वसूला जाए तो निगम घाटे के बजाय फायदे में आ जाएगा। तो ऐसे क्यों नहीं वो बकायेदारों को से बकाया वसूला जा रहा है? क्या वजह है? क्यों शिथिलता उन पर बरती जा रही है? 44,000 करोड़ केंद्र सरकार ने आईडीएस में, ये केंद्र सरकार की योजनाएं दे रही है। अगर इन पैसों को खर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशंस की हालत सुधर सकती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने आप को रिवाइव करने की। आप ये पैसा सरकार का, केंद्र सरकार का ले भी रहे हैं, इन कंपनियों की हालत को सुधार भी कर रहे हैं, और सुधारने के बाद इन प्राइवेट
कंपनियों को उनको दे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल प्रदेश के लिए नहीं, ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये भी गलत है। दूसरा बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 27,000 कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। दोनों डिस्कॉम के निजीकरण से ये यहाँ कार्यरत लगभग 1,000 के ऊपर अभियंता हैं, 2,000 के ऊपर जूनियर इंजीनियर हैं, 2300 टेक्नीशियन, लिपिक और कई सारे कर्मचारी। अगर 1600 पद इसमें ऐसे हैं जो आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं, जिनको SC, ST, OBC और EWS पे इनको पद में आरक्षण के ऊपर इनको लाभ लेते हुए इनको इस पद पे रखा गया। अगर ये सेवा मुक्त हो गए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्यों नहीं जो मसौदा सरकार ने निजी कंपनियों के साथ साइन किया उसमें इनके भविष्य के लिए जो आरक्षित वर्ग था इसमें उनके भविष्य के लिए क्यों नहीं कोई पॉइंट उसमें मेंशन किया गया? क्यों नहीं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई? मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर सरकार गंभीर है और निजीकरण करना आपकी मजबूरी है तो कम से कम आरक्षण वहाँ भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है।